Good morning. We had already completed part 1, that is lesson 5, 100 dresses, and this is related to your part 2 and lesson number 6. So it's a continuity of our chapter 5. Let's see what does it tell us and how does the story end, which is a real story. Now while the class was circling the room, मतलब कि अब पहले पार्ट का तो तुम्हें याद ही होगा, एज वी हैड जस्ट डन अ डे बिफोर, कि किस तरह से पुअर वेंडा की मजाक उड़ाई जाती थी और ज़्यादातर तो पैगी और मैडी ही इस चीज़ के हिस्सेदार थे उसकी मजाक उड़ाने में. येस, मैडी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट इनडायरेक्टली शी बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस रॉन्ग एक्ट, क्योंकि उसने वो हमेशा चुप रहती थी जब भी उसकी बेस्ट फ्रेंड पैगी वेंडा की मजाक उड़ाती, तो उसने कभी रिवोल्ट नहीं किया, वो उसने सब होने दिया इस तरह से. तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट शी वॉज अ पार्ट ऑफ इट. तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है. अब जिस लड़की को जो कंपटीशन में वो जो फर्स्ट आई थी, जिसने 100 ड्रेसेस के ड्राइंग्स बनाए थे, वो खुद तो एब्सेंट थी उस दिन, 3 दिन से एब्सेंट थी. बट जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई उस दिन, और सारे जो पिक्चर्स लगे हुए थे रूम में, तो सब बच्चे गोल घूम रहे थे उस क्लास के अंदर देखने के लिए, ईच एंड एवरी पिक बाय दैट गर्ल. सो वेल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, मतलब रूम में सर्कल में घूम रहे थे पिक्चर्स देखने. द मॉनिटर फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मेसन अ नोट. अब मिस मेसन उनकी टीचर थी, तो उसके लिए वो एक नोट दे के गई. मिस मेसन रेड इट सेवरल टाइम्स. बहुत बार रीड किया, समझने की कोशिश की उसने उस नोट को. स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, मतलब उस नोट में क्या लिखा है उससे बहुत डीपली समझने की कोशिश की, क्योंकि सिर्फ रीड करके उसने रिएक्शन नहीं बताया, उसने समझ के बाद में रिएक्शन किया. शी क्लैप्ड हर हैंड्स आफ्टर रीडिंग इट, मतलब अटेंशन लाने के लिए बच्चों का, दैट कम दिस साइड एंड लिसन व्हाट आई हैव टू से. अटेंशन क्लास, एवरीबडी बैक टू देयर सीट. नाउ व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैज स्टॉप. शफलिंग दैट इज, हम कहते हैं ना जैसे आवाज़. अब यहाँ पे sorry for that, here when we this is the true dictionary meaning, to shuffle, to mix up. अब यहाँ पे हम जब कहते हैं when the shuffling of feet had stopped, मतलब बच्चों का आके अपनी बेंच पे बैठना और वो जूतों की आवाज़, उनके पैरों की आवाज़. So here you can take it that way. So when the shuffling of feet has stopped and the room was still and quiet, और जब एकदम शांति हो गई क्लास में, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. अब वेंडा भी कह सकते हो, वांडा भी कह सकते हो, और it depends upon the pronunciation done in different countries in a different way. वेंडा नहीं कहेंगे, right? That's very wrong way. So मिस मेसन ने कहा कि वांडा के फादर एक लेटर देके गए और मुझे रीड करना है तुम लोगों के सामने. सो प्लीज बी क्वाइट. मिस मेसन स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट. देयर वाज साइलेंस इन द रूम एंड दिस साइलेंस ग्रू वेरी टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, मतलब कि बहुत ही गहरी शांति हो गई थी. द टीचर एडजस्टेड अ ग्लासेस, राइट, दिस वे, स्लोली एंड डेलिबरेटली, मतलब जैसे जानबूझ के. her manner indicated, means showed that what was coming. कहीं ना कहीं सबको पता तो चल ही गया था कि क्या होने वाला है, राइट? क्योंकि जिस तरह से मिस मेसन की जो मैनरिज्म थी, जिस तरह से वो एकदम स्ट्रिक्टली लेकिन क्वाइटली खड़ी थी वहाँ पे कुछ बताने, वो सबको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है. एंड दे ऑल बिकेम वेरी क्वाइट. दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. और ये वांडा के फादर का जो लेटर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. इट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. एवरीबडी लिसन वेरी केयरफुली, दैट इज क्लोजली, एज मिस मेसन रेड द शॉर्ट नोट, दैट इज ब्रीफ नोट. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. जैक ऑल्सो. एंड नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी. नो मोर हॉलोपोलैक, मतलब जैसे बच्चों की मजाक उड़ाना, तो अब किसी को अब मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को नाम अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे बच्चों को. और पोलैक एक्चुअली मीन्स अ पर्सन फ्रॉम पोलैंड, पॉलिश डिसेंट.
नो मोर आस्क वाई योर नेम इज सो फनी। तो अब ये सब बंद हो जाएगा आपकी तरफ से भी, आपके बच्चों की तरफ से। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। वेरी शॉर्ट नोट बट इट टोल्ड एवरीथिंग। बहुत कुछ कह गया ये छोटी सी नोट ऑफ दैट फादर टू द टीचर। और ये टीचर ने फिर बच्चों को सुनाई वो नोट। तो उन्होंने इस लास्ट सेंटेंस में ये कहने की कोशिश की कि पूरे वर्ल्ड में, लेट अस टेक जस्ट दिस सिटी वेयर वी आर स्टेइंग, यहाँ पे इतने सारे फनी नेम्स हैं, लेकिन क्या आप लोगों को सिर्फ मेरी ही लड़की मिली एक फनी नाम वाली, और मेरी ही लड़की पॉलिश स्टेज से आई हुई एक लड़की मिली मजाक उड़ाने के लिए? लास्ट में लिखा था योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की। मतलब यहाँ पे देखो ना कोई कंप्लेन ना कुछ, लेकिन बहुत अच्छे वर्ड्स में कंप्लेन भी हो गई। डायरेक्टली देयर वाज नथिंग लाइक दैट योर स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस एंड दैट एंड ऑल, आके लड़ाई करना स्कूल में, नथिंग। वेरी सिंपल, वेरी स्वीट वे, और लोगों को बहुत इफेक्ट कर गई ये नोट, बच्चों को स्पेशली। डीप साइलेंस मेंट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। सब शांत। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम, मतलब ग्लासेस निकाल के फिर उसको कपड़े से साफ करना या हैंकरचीफ से साफ करना। ब्लू ऑन देम, वाइप देम विथ अ सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ एंड देन शी पुट देम ऑन अगेन। फिर से उसने अपने स्पेक्स पहन लिए एंड लुक्ड एट द क्लास। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो। बहुत हल्के से धीरे से आवाज में वो बोल रही थी। शी टू वाज सैड एट द एक्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन इन द स्कूल। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. तो मिस मेसन भी बहुत ही अच्छी थी और बात करने में बहुत अच्छे स्मार्टली वर्ड्स यूज़ करती थी। उसने बहुत प्यार से कहा कि मुझे तो नहीं लग रहा कि इस रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स जानबूझ के किसी को हर्ट करे, राइट, किसी के फीलिंग्स को हर्ट करे जस्ट बिकॉज कि उस स्टूडेंट का नाम लंबा और अनफेमिलियर है। ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ मजाक उड़ाने का। तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे बच्चे काम करें। आई प्रिफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। और शायद अगर तुम लोगों ने कहा भी हो तो जानबूझ के, पर्पसली, डेलिबरेटली तो नहीं किया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है और मुझे पता है कि मेरे बच्चों को भी बुरा लग रहा है। दैट दिस इज़ वेरी बैड अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। और हमारी स्कूल में ऐसा कुछ होना इज़ नॉट गुड, इज़ वेरी सैड, अनफॉर्चुनेट, सैड, बोथ। एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑन इट। अब सोचो, मुझे चाहिए कि तुम सब सोचो इस टॉपिक पे कि किसने इस लड़की की मजाक उड़ाई, क्यों उसकी मजाक उड़ाते रहे, ऐसा क्या हुआ, इतनी मजाक उड़ाई कि उस बच्ची को स्कूल छोड़ना पड़ा और वो लोग इस सिटी को ही छोड़ के जा रहे हैं। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। अब मैडी बहुत दुखी, वो अपना ध्यान ही नहीं ला पा रही थी पढ़ाई में। शी हैड अ वेरी बैड डर्टी फीलिंग इन द बॉटम ऑफ अ स्टमक। दैट इज, कभी हम बोलते हैं ना बॉटम ऑफ अ स्टमक, मतलब खुद में बहुत ही एक इल फीलिंग की। जब हम कोई बहुत एक गलत काम करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, किसी का इंसल्ट हो जाता है हमारी तरफ से, किसी को बहुत बुरी तरह से फीलिंग को हर्ट करना, इमोशनली हर्ट करना, वी फील वेरी बैड अबाउट इट लेटर ऑन। मैडी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शी वॉज फीलिंग वेरी बैड। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी ask Wanda how many dresses she had in her wardrobe. But she did nothing. She didn't even say anything that time. अब मैडी को लगा कि हाँ, तब मुझे भी बुरा लग रहा था कि क्यों मेरी फ्रेंड पैगी वांडा की मजाक उड़ा रही है। हर बार पूछना, रोज पूछना कि कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे वार्डरोब में, लेकिन क्यों तब मैंने स्ट्रेंथ इकट्ठा करके रिवोल्ट नहीं किया मेरी फ्रेंड का। क्यों? मुझे डर था कि शायद कल मेरा टर्न होगा मजाक उड़ाने का। She had stood by silently. मैं हमेशा चुप रहती। And that was just as bad as what Peggy had done. तो पैगी ने जो गलत काम किया, मैं भी उसकी हिस्सेदार हुई इक्वली। She was a coward. उसने सोचा मैं तो बहुत ही डरपोक हूँ, मैंने कभी क्यों सच्चाई का साथ नहीं दिया। At least Peggy hadn't considered they were being mean.
और पैगी ने तो बहुत ही मीन बिहेवियर किया, मतलब बहुत बुरा बिहेवियर किया उसने उस बेचारी वांडा के साथ. बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग. शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा's शूज. अब मैडी को पता चल चुका था कि ये सब गलत हो रहा है, पैगी गलत कर रही है, वो खुद भी साथ दे रही है बिना बोले, बिना रिवोल्ट किए. और फिर एक दिन उसने खुद को वांडा की शूज में डाल के देखा, मतलब खुद को वांडा की जगह पे डाल के देखा. तो जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो आसपास में लोग हंसते हैं हमें सपोर्ट करने, वाह वाह क्या तुमने डायलॉग मारा, क्या तुमने जोक मारा. लेकिन जिसकी हम मजाक कर रहे हैं और लोग उस पर हंस रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दी सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन जिसकी बहुतों के बीच में मजाक उड़ाई जाती है. दैट पर्सन वुड फील फॉर डेज, आई वुड से लाइफ लॉन्ग, it would have a very severe impact on that person's personality. So I would say never ever do such act for to anyone. कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ, कभी किसी का इंसल्ट मत करो. It's a very 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 negative act. It's a very bad act. It has a very great impact on that opposite person जिसकी मजाक उड़ाई जाती हो पब्लिक में. 3-4 के ग्रुप में भी अगर खड़े और किसी की मजाक उड़ाओ वो भी गलत है. इट हैज़ इक्वल इम्पैक्ट, रॉन्ग इम्पैक्ट. तो जब मैडी ने खुद को वांडा की जगह पे रख के देखा और सोचा कि अगर मेरे साथ ये होता तो हाउ आई वुड फील. कभी खुद को दूसरों की जगह पे रख के देखो तो पता चलेगा दैट it would not be acceptable for you. Goodness, wasn't anything she could do? And now she's saying, oh God, क्या मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, ये भूल को मैं सुधार नहीं सकती. If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. अब तो वांडा चली गई थी. उसे लगा कि काश अगर वांडा होती, अगर मिल जाए और मैं उसको सॉरी कह सकूं कि भाई मेरा इंटेंशन नहीं था ये तुम्हें हर्ट करने का. She turned around and stole a glance at Peggy. फिर उसने ऐसे पीछे देखा पैगी की तरफ, बट पैगी didn't look up. लेकिन पैगी तो अपना काम कर रही थी. She seemed to be studying hard. शायद पैगी बहुत पढ़ाई कर रही थी क्योंकि वो स्टडी आर्ट था उनका क्लास में. Well, whether Peggy felt bad or not, she herself had to do something. फिर उसने सोचा ठीक है मेरी फ्रेंड को बुरा लगे या नहीं, I don't know about my friend Peggy कि उसकी सिचुएशन क्या है प्रेजेंट, वो अभी क्या फील कर रही है नोट सुनने के बाद. बट मुझे तो कुछ करना है अपनी तरफ से ताकि जो एक हैवी फीलिंग मुझे जो आ रही है, मुझे एक जो बैड फीलिंग आ रही है, दैट आई वॉन्ट टू बी आउट ऑफ. आई वॉन्ट टू फील गुड नाउ. तो किसी की माफ़ी मांग लो तो सामने वाला माफ़ कर दे तुम्हें, यू फील गुड देन, रिलैक्स्ड. शी हैड टू गो एंड फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. शायद अभी भी वो घर में ही है, शायद कल जाए सुबह तो मैं बहुत ही स्पीड में जाऊँ और उसके घर पर मिल लूँ उसे और सॉरी कह दूँ. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर. और शायद बॉगिन हाइट्स जहाँ पे शायद पैगी जैसी फैमिली के बच्चे कभी ना जाएं, गरीबों की बस्ती में. तो मैडी ने सोचा कि शायद पैगी आ जाए मेरे साथ एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर वेरी ब्यूटीफुल. तो उन्होंने सोचा चलो जाके इतनी बात करते हैं वांडा से कि तुम्हारे तो 100 ड्रेसेस जीत गए, कॉन्टेस्ट तुम्हारे नाम हुआ, तुम जीत गई ये कॉन्टेस्ट और तुम्हारे सारे ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल थे. सो लेट्स गो एंड टॉक टू हर. When school was over, that is dismissed in afternoon, Peggy said with pretended casualness. और पैगी ने बहुत ही नॉर्मली कहा, hey, let's go and see if that kid has left the town or not. अब देखो पैगी को भी बुरा लग रहा था, लेकिन पैगी को ये बताना नहीं था कि भाई मैंने जो किया वो गलत है. ठीक है, दैट समटाइम दैट ईगो कम्स इन यू. तो फिर उसने बहुत ही नॉर्मल वे कहा कि चलो मैडम जाके देखते हैं शायद वांडा है या नहीं टाउन में. सो पैगी हैड द सेम आइडिया. अब मैडी खुश हो गई, शी ग्लोड, शी वॉज हैप्पी. वाओ, माई फ्रेंड ऑल्सो हैड द सेम आइडिया दैट आई हैड. पैग वॉज रियली ऑल राइट. द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग. मतलब स्कूल से बाहर आए. दे वेंट अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर. दैट इज़ वेरी अनप्लेजेंट एयर. वहाँ की आबो हवा कुछ अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं लग रही थी और हवा भी कुछ अच्छी नहीं थी. एज इट वॉज नवंबर आफ्टरनून. ड्रिजली मतलब हल्की सी बारिश, डैम्प, वेट एंड सैड.
that is dismal. Well, at least, Peggy said gruffly, that is roughly. I never did call her a foreigner or make fun of her name. अब खुद की भूल छुपाने के लिए उसने बहुत रफली कहा, ठीक है, एटलीस्ट मैंने उसको फॉरेनर तो नहीं कहा, मैंने उसके नाम की मजाक तो नहीं उड़ाई. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मुझे तो नहीं लगता कि उसमें इतनी भी अक्ल नहीं थी कि हम तो सिर्फ छोटी मोटी एज फ्रेंड्स मजाक कर रहे थे. I thought she was too dumb. अब पैगी कहती है कि मुझे तो नहीं लगा कि लड़की को पता भी चलेगा कि भाई हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं. हम तो सिर्फ एक इट वॉज आई थॉट शी वॉज जस्ट अ डम गर्ल एंड जस्ट सी हाउ शी कैन ड्रॉ. माई गॉड, ये तो बहुत ही स्मार्ट लड़की निकली. तो वंस अगेन द स्टार्टिंग ऑफ दैट 5th चैप्टर. हाउ डू यू जज द पीपल? कपड़ों से, लुक से, स्मार्टनेस से, कैसे, या उसकी डम होने पे. तो ये लड़की जो डम दिखती थी वो स्मार्ट थी. स्मार्ट नॉट ओनली इन अंडरस्टैंडिंग कि लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, स्मार्ट इन ड्रॉइंग, स्मार्ट इन मे बी मैनी मोर थिंग्स. मैडी कुड से नथिंग. मैडी तो चुप रही. ऑल शी होप वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा. अब वो सिर्फ यही होप रख रही थी दैट ओ गॉड प्लीज वांडा मिल जाए हमें और उसने टाउन ना छोड़ा हो. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर. उसे सिर्फ जाके ये कहना था दैट वी आर वेरी सॉरी एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस टू यू. उसे जाके सॉरी कह के इतना ही कहना था मैडी को टू वांडा दैट वांडा प्लीज डोंट लीव द टाउन. देखो स्कूल कितनी अच्छी है, सब बच्चे तुम्हें प्यार करते हैं, सब बच्चे मानते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी हो, स्मार्ट हो, तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है. वी आर रियली सॉरी. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. और डोंट वरी, अब से कोई भी तुम्हारी मजाक उड़ाएगा, मैं और पैगी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे उनसे. द टू गर्ल्स स्टार्टेड वॉकिंग वेरी हरिडली. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. कि अंधेरा हो जाए उसके पहले उसे मिलना है हमें वांडा को. आई थिंक दैट्स वेयर पेट्रॉन्स्किस लिव, said Maddie, pointing to a little white house. Wisp of old grass, मतलब pieces of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens, जैसे बिल्लियों की तरह. छोटे मोटे यहाँ पे बिल्ली के बच्चे की तरह छोटे मोटे घास के पीसेस भी पड़े हुए थे रास्ते पे. और मैडी ने पॉइंट आउट करते हुए बताया कि शायद वो छोटा सा सफ़ेद कलर का घर वांडा का ही होगा. द हाउस एंड स्पार्स लिटिल यार्ड. स्पार्स मतलब वेरी, एक्चुअली स्पार्स मतलब स्कैंटी, स्कैरसिटी हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में. यहाँ पे स्पार्स मतलब छोटा सा. द हाउस एंड इज वेरी स्मॉल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन. शैबी मतलब चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी थी लेकिन था नीट. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडा's वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन. मतलब कि क्रीज वाला ड्रेस पहनती थी वो, आयरनिंग नहीं होती थी लेकिन क्लीन ड्रेस होता था. वैसा ही उसके घर का ये यार्ड, राइट. देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. अब यहाँ पे तो साइन ऑफ लाइफ मतलब यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा था कि कोई रहता है. कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं. देन दे नॉक फॉर्मली ऑन द डोर बट देयर वाज नो आंसर. पैगी ने जाके नॉक किया जोरों से ऑन द डोर लेकिन कोई जवाब नहीं. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक देयर. पीछे के दरवाजे की तरफ गए, फिर भी कोई आवाज़ नहीं. There was no doubt about it. अब पता चल गया, कोई डाउट नहीं रहा कि पेट्रॉन्स्किस had left the town. How could they ever make amends? मतलब अब हम कैसे हमारी भूल सुधारेंगे, कैसे सॉरी कहेंगे. They turned slowly and made their way back down the hill. Slowly, slowly वो नीचे आ गए. Well, anyway, Peggy said, she is gone now. So what can we do? हमने तो कोशिश की जाके सॉरी कहने की, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे. Besides, when I was asking her about her dresses, she probably was getting good ideas for a drawing. अब देखो, खुद की भूल छुपाने के लिए, खुद का दर्द भी छुपाने के लिए पैगी कह रही थी कि ठीक है हमने तो कोशिश की उसके घर तक जाने की, अब वो नहीं है, हम क्या करें. सेकंड, जितनी बार मैंने उसके ड्रेस के बारे में पूछा, इट मीन्स कि उस गर्ल को हर बार आइडिया मैं दे रही थी नया ड्रेस बनाने की. शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज. जस्ट लुक एट द एटीट्यूड ऑफ दिस पैगी. वो कहती है कि अगर मैं इतने सवाल नहीं पूछती 100 ड्रेसेस के बारे में तो शायद वो लड़की घर पे जाके नई आइडिया मेरी ओर से मिलती भी नहीं, वो नए ड्रेसेस नहीं ड्रॉ करती और शायद वो इस कॉन्टेस्ट को जीतती भी नहीं. मतलब जो हुआ मेरी वजह से हुआ, राइट.
This is just to hide her bad feeling. Maddie turned this idea carefully over in her head. For if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. मैडी ने भी कोशिश की, ठीक है मैं भी इस सोच को दिमाग से निकाल दूं, लेकिन वो नहीं सो पाई उस रात. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little white house she lived in, and she thought of that beautiful picture, those 100 dresses made, all lined up in the classroom for competition. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead. ऐसे सर पकड़ लिया क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी, इतनी सोच आ रही थी दिमाग में. At last she sat up in her bed, pressed her forehead. फिर ऐसे किया जोर से, सर पकड़ लिया and really thought, सोचने लगी. This was the hardest thinking she had ever done. आज तक कभी इतना सोचा नहीं. पहली बार वो कुछ सोच रही थी. After a long time, she reached to an important decision. यहाँ पे conclusion you can say. She was never going to now stand by and say nothing again. अब वो कभी भी अपनी फ्रेंड पैगी का साथ नहीं देगी और कभी भी चुप नहीं रहेगी. अगर रिवोल्ट करना पड़े किसी को बचाने के लिए, किसी का इंसल्ट हो रहा है, तो वो पैगी के अगेंस्ट खड़ी रह जाएगी और सामने वाले को सपोर्ट करेगी. If she ever heard anybody picking on someone मतलब किसी की मजाक उड़ाई जा रही हो स्कूल में, because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. तो वो खड़ी रह जाएगी उसको फाइट करने के लिए, उसे बचाने के लिए. Even if it meant losing Peggy's friendship. अगर ऐसे करने पे उसकी पैगी की फ्रेंडशिप टूट भी जाए, she would not mind. ये डिसीजन लिया उसने रात को. She had no way of making things right with Wanda. अब ऐसा तो कोई अभी उपाय बचा ही नहीं क्योंकि वांडा चली गई थी, तो अब वो कुछ नहीं कर सकती. बट एटलीस्ट आज से वो किसी और के साथ ये नहीं होने देगी. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. अब कोई भी दुखी हो स्कूल में, वो अब मैडी को मंजूर नहीं. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रॉन्स्की. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, टेलिंग वांडा शी हैड वन. फिर सैटरडे को दोनों ने साथ में बिताया, मैडी और पेगी ने सैटरडे आफ्टरनून. फिर वो लोग वांडा के लिए एक लेटर लिखने लगे, फ्रेंडली लेटर, और बताया कि देखो कैसे तुम जीती इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट को. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग. और फिर ये भी पूछा कि एक तो तुम्हारे ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, 100 ड्रेसेस वाली ड्राइंग, और तुम कहाँ रहती हो, अगर हो सके तो हमें बता दो. एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या नई जगह पे तुम सेट हो गई हो, तुम्हें नई टीचर पसंद है वहाँ पे. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter. लास्ट में उनको सॉरी भी कहना था, लेकिन देखो सॉरी नहीं कहा, फ्रेंडली वे एंड कर लिया लेटर को. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसे किसी और को एक फ्रेंडली लेटर लिखते वैसे यहाँ पे लिख लिया. एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और अपना प्यार बताया वहाँ पे लिख के बाय साइनिंग इट. They mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward on the envelope. अब एड्रेस तो पता नहीं था कहाँ पे लोग शिफ्ट हुए, तो उन्होंने वहाँ पे लेटर पे लिख लिया था कि प्लीज फॉरवर्ड इट टू वांडा, और लेकिन उसके घर का एड्रेस वहाँ पे छोड़ दिया बॉगिन हाइट्स पे. डेज पास्ड, नो आंसर टू द लेटर. तो लेटर भी नहीं आया वापस, लेटर डिड नॉट कम बैक. सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट. परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री दैट शी वुड नॉट आंसर. You could not blame her. अब बहुत दिन से वो लेटर वापस नहीं आया. अगर वो लेटर वहाँ पे किसी को नहीं मिला होता तो शायद रिटर्न हो जाता, दिस अ सिस्टम. लेकिन वापस नहीं आया मतलब कि वो पहुँच गया है जगह पे. और वांडा ने इसलिए शायद जवाब नहीं दिया कि उसने रिसीव तो किया है, बट शायद उसको इतना इंसल्टेड फील हुआ था स्कूल में जब वो आती थी, मजाक उड़ाई जाती थी उसकी, वो गुस्से में थी शायद कि उसने जवाब नहीं दिया. अब उसको भी तो हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ गलत ही हुआ था स्कूल में. बहुत वीक्स पास हो गए. वेंडा डिडंट आंसर. पेगी had begun to forget the whole business. पेगी भी अब काफ़ी कुछ भूल चुकी थी. मैडी put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her, that is supporting her from or protecting her from great crowds of girls who are trying to tease her with. अब मैडी बेचारी रोज़ रात को अनईजी फीलिंग, सो नहीं पा रही थी. कई बार ऐसे ही बस
लेटे लेटे या कभी बैठ के रात को दिमाग में स्पीच रेडी करती कि अगर उस समय मैं शायद उसको ऐसे बोल के प्रोटेक्ट कर सकती थी या कुछ मैं ये बोल के उसको प्रोटेक्ट कर लेती, बट नाउ इट्स ऑफ नो यूज़। ये तो सिर्फ दिमाग के डायलॉग्स प्रिपेयर करती थी वो। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट? एंड बिफोर वेंडा वुड प्रेस her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop everyone! मत मजाक उड़ाओ इस लड़की का." Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. मतलब ये तो सिर्फ ये उसके दिमाग की सोच है कि शायद मैं ये कर पाती, but sorry, time has passed away, time has gone. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, teacher showed the class a letter she had received that morning. You remember Wanda, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I am glad to know where she lives. Because now I can send her medal. I want to read her letter to you. अब टीचर ने बहुत ही जो क्रिसमस वेकेशन के एक दिन पहले, जो लास्ट डे वी कैन से बिफोर क्रिसमस वेकेशन, मिस मेसन उनकी टीचर ने आके क्लासरूम नंबर 13 में उनको बताया कि वेरी हैप्पी वी आर टू रिसीव द रिप्लाई फ्रॉम वांडा, और उसका एड्रेस भी मिल चुका है, हम उसका जो जीता हुआ मेडल था उसको अब हम भेज पाएंगे। और उसने एक छोटा सा मिनी, एक बहुत ही शॉर्ट नोट भेजा है, लेट्स रीड। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, मतलब बहुत ही ध्यान से, अटेंटिवली। डियर मिस मेसन, how are you in room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my wardrobe. I would like that girl Peggy to have the drawing of green dress with red trimming. Once again remember, trimming मतलब ड्रेसेस को, किसी का पहना हुआ ड्रेस अगर किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को जब दे देते हैं तो कैसे मैडी की मम्मी पेगी का पहना हुआ ड्रेस मैडी को मिलता और मैडी की मम्मी उसको ट्रिम करती, मतलब डेकोरेट करती अलग तरह से, काट कूट के कुछ नया लेस लगाना ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि ये कौन सा ड्रेस था। तो वैसे उसने कहा कि पेगी को मैं कौन सा ड्रेस देना चाहूँगी, मतलब ड्राइंग विद दैट ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग एंड अ फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। फॉर क्रिसमस आई मिस द स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। हाँ, मेरी नई जगह की, नई स्कूल की नई टीचर मिस मेसन आप जैसी नहीं हैं, आपके जैसी हो ही नहीं सकती, आप तो बहुत ही अच्छे हो। मेरी क्रिसमस टू ऑल, दैट इज़ टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वांडा। एंड यस, ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। दोनों को जब वो लेके निकले थे एक एक ड्रेस, मतलब ड्राइंग। ऑल द हाउसेज हैड रेड्स एंड हॉली इन द विंडोज। सब लोग खुश थे, सबके यहाँ कुछ ना कुछ डेकोरेशन हुआ था क्योंकि कल से क्रिसमस, like it was starting that festival of Christians. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked. एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज रखे हुए थे। लोग आके खरीदते हैं, फिर अपने घर में लगाते हैं, डेकोरेशन होती है उस पर। फिर विंडोज़ पे भी काफ़ी थे, कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्निकॉपियर्स, दैट इज डेकोरेटिव कंटेनर्स थे दुकानों में लगे हुए, ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वाज स्ट्रंग। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, हवा में जैसे क्रिसमस की सुगंध आ रही थी, मतलब एक फीलिंग, अ गुड फीलिंग ऑफ फेस्टिवल। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। तो हर जगह पे लाइट्स एंड ऑल, कुछ बहुत अलग फीलिंग, दिवाली वाली फीलिंग हमें जैसे आती है, लाइट्स एंड मिठाई की दुकान में कलरफुल डिब्बे और बहुत सारी कलरफुल लाइट्स हर जगह पे। बॉय सेड पेगी, दैट इज, हम कहते ना ओ गॉड या ओ बॉय, दिस शो शी रियली लाइक्स अस। इसका मतलब ये हुआ कि वांडा ने हमें माफ़ कर दिया, हम उसे पसंद हैं। इट शोज शी गॉट अ लेटर एंड दिस इज अ वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज फाइन एंड दैट्स दैट। चलो अब भूल जाओ, दैट्स दैट मतलब बात खत्म, एवरीथिंग इज ओके नाउ। और उसने हमारे लेटर का जवाब दिया, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, शी हैज़ फॉरगिवन अस। आई होप सो, सेड मैरी सैडली। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू she would never see that little tight-lipped Polish girl again, and she could not ever really make things right between them. मैरी को इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा था, पैगी ने तो बोल दिया ठीक है अब सब कुछ ओके,
मेरी को सैड फीलिंग आ रही थी कि मैं कभी उसे नहीं मिलूंगी, इस लड़की को कभी फेस टू फेस सॉरी नहीं कह पाऊंगी, सब कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगी जो हमारे बीच हुआ था गलत। She went home and she pinned her drawing over the torn place in the pink flowered wallpaper. और उसने अपने पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम पे वॉल पे एक उसने वो ड्राइंग लगा दिया। शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। अब रूम उसका ठीक ठाक था, या वहाँ चीज़ें पड़ी थी, वो भी गरीब थी, और लेकिन जैसे उसने वो कलरफुल ब्रिलियंट कलर का जो ड्राइंग लगाया अपनी दीवार पे, तो रूम एकदम लाइवली बन गया। She stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. हर बार उसने पेगी का साथ दिया, कभी उसने वांडा को सपोर्ट नहीं किया था, फिर भी देखो वांडा कितनी अच्छी थी, उसने उसके लिए एक स्पेशल ड्राइंग बनाया था। Tears came to her eyes, blurred मतलब आंखों में आंसू आ जाना, and she looked, that is gazed for a long time at that picture of Wanda. Then hastily she rubbed the eyes, studied it clearly, intently. फिर उसे ध्यान से देखा आंखें पोंछ के। The colors in the dress were so different. She had hardly noticed the face and head of the drawing. उसने तो बारीकी से देखा ही नहीं इस ड्राइंग को, but it looked like her. That is Maddie. अरे ये ड्राइंग तो मेरे जैसा दिख रहा है। It really looked like her own mouth. Why? It really looked her own self. ये तो exactly मैं हूँ। Wanda had really drawn this for her. It means actually वांडा ने ये ड्राइंग जब बनाई थी तो मुझे ध्यान में रख के बनाई थी। Excitedly she ran to Peggy's house. Peg, let me see your picture. And Peggy was least bothered. उसने इतने ध्यान से नहीं देखा था अब तक अपने गिफ्ट को। What's the matter? As they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. अब वांडा का दिया हुआ ड्राइंग पेगी के बेड पे से उल्टा पड़ा था। She hardly it mattered to her. Maddie carefully raised it. अब मैंने carefully उसे उठाया। Look, she drew you. That's you. देखो उसने तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ की है। She exclaimed. The head, the face of this picture looked like Peggy. And exactly, it looked like Peggy. What did I say? She must have really liked us anyway. और पेगी ने कहा देखा देखा, एक्चुअल में तो हम दोनों से बहुत पसंद थे, तो भूल जाओ सारी बात को, सब ठीक है, don't feel bad about it. Yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda, standing alone in the sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. अब मैडी ने इस बार आंसू पोंछ दिए। हर बार जो उसके आंख में आंसू आ जाते, ये याद करके कि हमने कैसे इंसल्ट किया था हर बार वांडा का। हर बार वो लड़की बेचारी स्कूल यार्ड में खड़ी रह के बस नीचे देखती हुई इतना ही कहती, यस 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप इट माई क्लोजेट। बट अब मैडी को लगा कि हाँ हम पसंद थे उसे, इसलिए हमारे लिए हमारा फेस वाला एक पिक बनाया उसने, ड्राइंग बनाई थी। और फिर उस दिन से कभी मैडी को एक बुरी फीलिंग नहीं आई कि हमने गलत किया था। हाँ गलत किया था उसे पता था, लेकिन हर बार उसकी आंख में आंसू आ जाना वांडा को याद करके, वहाँ पे एक स्टॉप आ गया। नाउ ऑनवर्ड शी वॉज हैप्पी एंड शी वॉज स्ट्रॉन्ग विद द थॉट कि अब से मैं कभी ये नहीं होने दूंगी कि किसी की भी मजाक की जाए। आई ऑलवेज सपोर्ट द चिल्ड्रन हु आर वीक, और जिसका इंसल्ट अगर हो रहा है क्लास में ग्रुप में तो आई विल गो एंड protect them. So this was once again a real story, and let us also see to it कि हम कभी बहुत ही स्मार्ट हीरो हीरोइन ना बने, ऐसे ग्रुप लीडर बनो लेकिन अच्छे के लिए। कहीं पे भी once again when the school will start, and yes let's pray once again for that, pray daily कि एक नॉर्मल सिचुएशन आ जाए होल वर्ल्ड में। भगवान के पास मांगो ये कि गॉड ब्लेस द वर्ल्ड, ब्लेस द प्लैनेट अर्थ, सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह, बहुत अच्छा हो जाए, नॉर्मल सिचुएशन, एवरीथिंग सो वेरी गुड इन एवरीबडीज लाइफ, हैप्पीनेस एवरीवेयर ऑन द प्लैनेट फॉर ऑल, एंड हेल्दीनेस ऑफ कोर्स फॉर एवरीवन। तब वंस अगेन जब हम स्कूल जाना शुरू करें तो ये देखना कि कभी किसी की मजाक हम ना उड़ाएं, राइट। और अगर कहीं पे स्कूल में कुछ गलत हो रहा है
तो हम जाके उन बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे. क्लियर? So there is always something or the other to learn from the chapter whenever we are moving ahead. एनी चैप्टर, जब भी हम कोई भी चैप्टर रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टाइम पास के लिए नहीं देते हैं हमें. इट्स जस्ट नॉट अ स्टोरी इन योर इंग्लिश लिटरेचर. ऑलवेज इट हैज समथिंग टू डू, समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट, राइट? सो थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बी हैप्पी, बी सेफ. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. The story continues from the head of the drawing contest. It portrays the effect of the letter written by Wanda's father to Miss Mason. It concludes with a depiction of Wanda's kind and forgiving nature. The summary concludes the story of 100 Dresses by Elsaw Esther. A student brought Miss Mason a note. The class currently was admiring Wanda's sketches. She read the note several times before calling the class to attention. The letter, she informed them, was from Wanda's father. There was an air of anticipation as the class waited for Miss Mason to read the letter. She read it out slowly. In the letter, Wanda's father, Jane, writes saying that Wanda will not attend school anymore. They were moving to a big city. No one will shout, insult at them, or make fun of their names in the city. Miss Mason sternly hoped that no one in her class hurt Wanda in the manner described by her father. Then she asked the class to reflect on this unfortunate event. After hearing Miss Mason's announcement, Maddie could not concentrate on her lessons. She thought about all the times she had remained silent when Peggy made fun of Wanda. This made her a coward. Maddie decided to find Wanda and make amends. On meeting Wanda, she would congratulate her on winning the contest and then compliment her on the drawings. After school, Peggy suggested they go visit Wanda up at Boggins Heights. Boggins Heights looked quite forbidding in the gloomy, damp November afternoon. As they walked, Peggy told Maddie that at least she hadn't called Wanda a foreigner or made fun of her name. Maddie did not reply. She only hoped to find Wanda and make amends. The Petronskis lived in a little white house. The house looked poor, but it was clean. It also looked empty. The house, Maddie thought, looked like Wanda's dress, old but clean. Peggy and Maddie knocked on the front and back door, but there was no answer. The Petronskis had clearly left for the city. Maddie was deeply affected by Wanda's departure. She thought about all the times she had not stood up for Wanda. On Saturday, Peggy and Maddie wrote a friendly letter to Wanda. They did not receive any reply for quite some time. Peggy started to forget the incident, but poor Maddie felt guilty that she could not make things right with Wanda. She dreamed of standing up to everyone at school, telling them off for teasing Wanda. Then on the last day of school, Miss Mason told the class that she had received a letter from Wanda. In the letter, Wanda asks the teacher to let the girls keep the dresses since she has new ones in her closet now. She asks Miss Mason to give the drawings of the red and blue dresses to Peggy and Maddie. She concludes the letter with wishing everyone Merry Christmas. Peggy is satisfied with the letter, but Maddie is not. She feels that she would never be able to make things right with Wanda. Once home, she pins the drawing to the wall.
The drawing covered the torn wallpaper and made her bedroom come alive with vibrant colors. As she admired the drawing, she suddenly noticed that the girl wearing the dress resembled her. She ran over to Peggy's house and asked for the drawing Wanda made for Peggy. Excitedly, she pointed out to Peggy that the girl in the drawing had Peggy's face. By depicting the girls' faces in her drawings, Wanda clearly shows her affection for the girls in her class even after being made fun by them.